नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप जुड़ रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए सेशन में। तो दोस्तों, पिछली बार क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ही आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका पार्ट 2 है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग इसी वीडियो में समाप्त कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है हमको, उतनी लिमिटेड चर्चा करनी है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपको 4 घंटे की भी वीडियो बना के दे दूं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। कंटेंट कितना तगड़ा होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, हम लोग पिछला जो क्लास में पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, थोड़ी सी चर्चा पहले उसकी कर लेते हैं। आप लोग को रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें। हम लोगों ने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में हम लोग किसको पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट किसमें, भाग 5 में हम लोग इसको भी देख रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में हम लोगों ने कई सारी बातें की, बहुत सारी बातें की सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। हालांकि उस दिन मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी पिछली क्लास की, जब आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था मेरे को। तो आज हाँ, हालांकि भरपूर कॉन्फिडेंस है, पूरी ऊर्जा है। और आप लोग इस ऊर्जा को बनाए रखने में मेरी मदद भी कर सकते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 124 के बारे में डिस्कस किया था। और आर्टिकल 124 किसके बारे में था, आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन के संबंध में था। आर्टिकल 124 पढ़ा हम लोगों ने, आर्टिकल 125 पढ़ा, आर्टिकल हम लोगों ने 126, 127 पढ़ा। 127 में हम लोगों ने क्या देखा था, एडहॉक जजेस के बारे में पढ़ा था, तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में पढ़ा था। और बताया मैंने आपको क्या था कि 126 में क्या है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोरम ना पूरा हो रहा हो, कोरम शब्द का भी मतलब बताया था गढ़ पूर्ति, यानी कि क्या न्यायाधीश कम पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि हाई कोर्ट के जजेस को या मुख्य न्यायाधीशों को क्या सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा करने के लिए उनको दायित्व सौंपे जा सकते हैं, किसकी, राष्ट्रपति की अनुमति से और आपके सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 127 में मैंने आपको बताया था तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। और आर्टिकल 128 में मैंने आपको बताया था सेवानिवृत्त जजों के बारे में या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में। वही जब हम बात कर रहे थे 128 की, तो उसके बाद में हमको बात करनी चाहिए थी 129 की। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन 129 की बात करने से पहले आखिर 129 का जिक्र कहाँ किया गया है, इस बात को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, और उसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस संघीय व्यवस्था में क्या सुप्रीम कोर्ट क्या अपने फैसले सुनाता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संघीय भारत में या संघीय सरकार में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, संविधान के अभिभावक या व्यक्तियों के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। तो ये बात आप लोग को बहुत ध्यान से समझ लेनी है। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 130 की, आर्टिकल 129 भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले आर्टिकल 130 आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो आर्टिकल जब 30 हम डिस्कस करेंगे, 130 हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो आर्टिकल 130 क्या कहता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है, दिल्ली में है। और अगर मैं आपसे ये सवाल कर दूं कि ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही स्थित होगा, ये बात क्या संविधान में लिख रखी है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कहेंगे सर ये बात तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो शायद दिल्ली में ना हो और कहीं भी हो सकता है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज़ समझाने के लिए तो मुझे यहाँ और आपको वहाँ होना पड़ रहा है। तो ये चीज़ क्या, आर्टिकल 130 तो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के आसन के संबंध में कहता है। और क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित होगा, दिल्ली में स्थित होगा। आर्टिकल 130 में आर्टिकल जो आपका 130 है, आर्टिकल 130 में इस बात का उल्लेख किया गया है कहां, कि सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित होगा, नई दिल्ली में। कहां पर होगा, नई दिल्ली में। पहली बात तो ये लिख लो आप लोग, न्यू दिल्ली में। दूसरी बात क्या कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का गठन कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के अनुमोदन से, आर्टिकल 130 की बात करूं, राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या उच्चतम न्यायालय की बेंच या पीठ
कहीं किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये बात कहां पर आपकी दी गई, आर्टिकल 130 में दी गई है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब क्षेत्राधिकार को हम लोग अधिकारिता भी बोल देते हैं, कई बार नए नए नाम निकल के हमारी डिक्शनरी से आते रहते हैं। तो क्षेत्राधिकार को हम लोग अधिकारिता भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्षेत्राधिकार हैं, उन क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कार्य कैसे करता है, उन सभी कार्यों की चर्चा और एक एक करके सारे आर्टिकल्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जब आर्टिकल 130 पढ़ लिए हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब आर्टिकल 129 बता दीजिए। आर्टिकल 130 तो बता दिया आपने, 128, 27 सब बता दिया, 129 बताइए। तो हम चलिए 129 भी आपको सीधे लेके चलते हैं। आर्टिकल 129 की अगर हम बात करें, ठीक, तो आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय कैसे अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। हम बात कर रहे हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की। ध्यान रखिएगा आप लोग, उच्चतम न्यायालय के, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, ठीक। अब इसमें पहली हेडिंग आप लोग क्या डाल लीजिए, अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय किसके रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, ठीक। पहला हेडिंग क्या डालिए आप लोग, अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में, ठीक। क्या कहता है, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, इसको बोल क्या सकते हैं हम लोग, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड। अब देखिए आर्टिकल 129 की बात करें, क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को क्या रखा जाएगा, संभाल कर रखा जाएगा, ठीक है, को संभाल कर रखा दिया जाएगा, निर्णयों को का रिकॉर्ड रखा जाएगा, संभाल कर रखा जाएगा। आप किसी वकील के दफ्तर में जाइए, हाई कोर्ट की किसी बड़ी वकील के दफ्तर में जाइए, तो आप देखे होंगे कि उसके कमरे में, आपने मूवी में देखा होगा कई बार, जब भी जो है क्या होता है कि जब अपराधी जो होता है, जो गुंडा होता है मूवी का, तो अगर मार धाड़ हुई तो फिर कुछ लोग क्या करेंगे कि मूवी में देखे होंगे आप, तो वो जाएंगे कहाँ पे, वकील के दफ्तर में। वहां पर आपने देखे होंगे बहुत सारी फाइलें लगी रहती हैं, बहुत सारी फाइलें लगी हैं। वो क्या होती हैं, वो फाइलें क्या होती हैं, वही फाइलें क्या होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि कोनो एडवोकेट, कोनो जज बैठ के इतना सारी किताब पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा ना भैया, ठीक। तो वो क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय के रूप में जब उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जितने भी निर्णय होते हैं, उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसके दो अर्थ हैं। क्यों रखा जाता है, इसके दो अर्थ हैं। पहली बात तो ये कि इन निर्णयों को भविष्य में दिए गए निर्णयों में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज की अगर हम चर्चा करें तो इन निर्णयों की अवमानना पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बोलेंगे जिसको हम, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा या निर्णय देगा, अगर कोई व्यक्ति उसकी अवमानना करता है तो इस संदर्भ में क्या होगा, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स हैं कि उस व्यक्ति को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले में क्या कर सकती है, सजा दे सकती है। और ऐसा ही एक मामला हुआ भी का, कब, 2017 में आपको याद होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे CS कर्णन को इसी मामले में क्या हुआ था, सजा दी गई थी। और ये पहली बार भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी जो है पदासीन जज को क्या क्या सजा सुनाई गई थी। ये भी आपको एक चीज जानने को मिल गई कि पदासीन जज को भी क्या किया जा सकता है, सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि जो व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर है वो भी सजा पा सकता है, जो दूसरों को सजा सुनाता है वो खुद भी सजा तो पाएगा ही पाएगा, तभी क्या होगा, न्याय संगत फैसले आएंगे। तो अब हम लोग इस बात की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 129 की, तो अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे, बहुत
चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे उनका क्या रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका क्या रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये जो रिकॉर्ड होगा, ये जो रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड किस लिए यूज होगा, ये रिकॉर्ड किस लिए होगा, सभी न्यायालयों के लिए, फॉर ऑल। ये रिकॉर्ड क्या होगा, फॉर ऑल कोर्ट्स, सभी न्यायालयों के लिए क्या करेगा, रेफरेंस का काम करेगा। रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि क्या, संदर्भ का कार्य करेगा। कि जब भी आप देखे होंगे क्या कहते हैं, जब आप मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं तो क्या बोलते हैं मूवी में, जज साहब क्या बोलते हैं कि सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, तो सबूत गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज अपने फैसले सुनाता है। और इन रिकॉर्ड्स की जब भी कभी, इन चीजों की कभी भी अगर पुनरावृत्ति होती है तो इस संदर्भ को भी वो जस्टिस उसमें व्यक्त करता है या लिखता है। दूसरी बात और किस लिए ये रिकॉर्ड्स यूज होते हैं, देखिए दो चीजों के लिए यूज होते हैं, दो चीजों के लिए। क्या कहता है, संदर्भ के लिए रखता है। दूसरी बात, अगर निर्णय डिसीजन अगर कोई ना माने तो उस पर क्या होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा। क्या होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा। ठीक, अब यही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला, क्योंकि ये करंट का है तो आप लोग नोट डालकर लिख लीजिए। 2017 में आपको पता होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट की बात है। न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार था, 2017 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं। CS कर्णन नाम आपने सुना होगा, CS कर्णन का नाम, मई 2017 CS कर्णन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। CS कर्णन भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश थे जिनको क्या हुआ, पद पर रहते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले में क्या सजा सुनाई गई थी। ठीक है, सजा सुनाई गई थी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, ये तो पहली हेडिंग हो गई ना हमारे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की। अब दूसरी जब हम बात करेंगे तो दूसरी हम लोग बात करेंगे मूल क्षेत्राधिकार की। ठीक है, ओरिजिन जुडिशरी, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं अब ओरिजिन ज्यूरिसडिक्शन की। आप आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहिए तो मैं आपको बोल भी देता हूं इसको कैसे आप जो है आप एक रिकॉर्ड, तो अभिलेख न्यायालय के रूप में तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में रखता है। ये बात दो अर्थों में है। किस प्रकार से, रिकॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं इनको संदर्भ के रूप में किसी भी भारत के उच्च न्यायालयों द्वारा संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है। दूसरी बात, अगर इन डिसीजंस की कोई अवमानना करता है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत क्या होगा, उसको सजा सुनाई जा सकती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और यही आपका आर्टिकल 129 है, ये आपका जो क्या है आर्टिकल 129 है। और ये सारी बातें हम लोगों ने किसके तहत की, आर्टिकल 129 के तहत में की है। ठीक, आर्टिकल 129। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको लिख लें। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 131 की, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 130 पढ़ लिया। कहाँ दिल्ली में स्थापित होगा, आसन की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय के आसन की बात कही गई है। तो आसन कहाँ बताया गया है संविधान में, अगर हम बात करें तो आप लोग फिर से रिकॉल करिए उस चीज को कि दिल्ली में बताया गया है। और ये बात कहाँ पर लिखी है, एग्जाम में मान लीजिए सवाल आ जाए, कहे कि बताइए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित होगा, इस जो है इस संदर्भ में संविधान में उपबंध कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि ऐसा भी था क्या कि जो है कि इसके आसन के संबंध में भी कोई दिया गया था। तो हाँ, बिल्कुल दिया गया था, अनुच्छेद 130 आपका उसी के संदर्भ में है, आप इस बात को ध्यान रखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे लिखना है तो लिख लीजिए आप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 131 की। आर्टिकल 131 के अंतर्गत आते हैं मूल क्षेत्राधिकार। कौन सा, मूल क्षेत्राधिकार।
अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की। मूल क्षेत्राधिकार, ठीक, मूल क्षेत्राधिकार। अब मूल क्षेत्राधिकार को किस प्रकार, आपने देखा होगा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी याचिका या जिनके लिए अपील सिर्फ और सिर्फ कहां पर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, या जिन मामलों का निस्तारण सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो आपने इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु रखने हैं। आर्टिकल 131 क्या कहता है, अनुच्छेद 131 के अनुसार, अनुच्छेद 131 के अनुसार आप लोग अगर इसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लिखेंगे ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कौन, सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही करता है, ऐसे मामले क्या सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब उन मामलों का जिक्र भी किया गया है, उन मामलों का जिक्र भी किया गया है, और वो जिक्र कहां पर किया गया है, आपका आर्टिकल 131 में ही उन मामलों का जिक्र किया गया है कि कौन कौन से ऐसे मामले होंगे जो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिन यानी कि मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे, या जिनके लिए सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो आप एक चीज पहली नोटिस ये डाल लीजिए, जब भी दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होगा, जब भी दो राज्यों के बीच विवाद होगा, ठीक, इस पॉइंट पे एक स्टार मार लीजिएगा, अभी बताता हूं आगे की चीज। दूसरी बात क्या कहता है, अनुच्छेद 131 कहता है जब भी केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विरोध उत्पन्न होगा तो उन मामलों की सुनवाई भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक, केंद्र और राज्य की बात आ गई यहां पर। जब भी सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी होगी तो ऐसे मामलों की सुनवाई कौन करेगा, ऐसे मामलों की भी सुनवाई कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब तीसरी बात यहां पर ध्यान रखने वाली यह है कि जब भी केंद्र सरकार या एक राज्य या अधिक, केंद्र सरकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, जब भी केंद्र सरकार उसके साथ एक राज्य या अधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, तब भी इन प्रकार के मामलों के विषय में सुनवाई कहां पर होगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह बात भी आप लोग को क्लियर है। कैसे, सेंटर प्लस स्टेट, ठीक, वन और मोर देन वन, ठीक, मोर देन वन, ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ आएंगी। सेंटर हो, सेंटर के साथ में एक स्टेट हो या एक से अधिक स्टेट हो, और दूसरी साइड क्या हो, स्टेट हो, स्टेट वन और मोर देन वन, ठीक। तो इस प्रकार के जो मामले होंगे उनकी भी सुनवाई कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इस बात की व्याख्या कौन करता है, आपका आर्टिकल 131 करता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से मामले होंगे, जब भी किन्हीं दो राज्यों के बीच कोई भी कंट्रोवर्सी होगी तो इस प्रकार के मामलों की सुनवाई कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद करिए मेरे साथ में। दूसरी बात, जब भी केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी होगी तो उस प्रकार के मामलों की सुनवाई कौन करेगा, तब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब भी केंद्र के साथ में कोई राज्य मिलकर एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरे राज्य अगर हों और इस प्रकार की अगर कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है तो उस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम होगा या सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या करेगा, इस प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो है सर कि संविधान में कहीं पे ये जिक्र नहीं किया गया है कि जो सारी कार्यवाहियां होंगी सुप्रीम कोर्ट की वो किस भाषा में होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए।
अगर आप लोग जानने की चेष्टा रखते हैं तो, कि भाई आखिर, तो आप लोग जब अभी हम लोग उसके बारे में जब है भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब राजभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे आर्टिकल, आप जब 343 से और उसके आगे की चीज़ें जब हम पढ़ेंगे 347 एवन, तब 348 347, तो उसमें देखेंगे आर्टिकल 348 क्या कहता है। कहता है 348 के अनुसार क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियाँ किसमें, अंग्रेजी भाषा में होंगी। बहुत पॉइंट से है, ये नोट डालकर आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा क्या, अनुच्छेद 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां किस भाषा में होंगी, इंग्लिश भाषा में होंगी, इंग्लिश भाषा में होंगी। एक छोटी सी चीज आपको डिस्कस करूं यहां पे, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से बहुत हटके क्योंकि वो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। ये बताइए, द इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में डिफरेंस क्या है, द इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, द इंग्लिश का मतलब होता है पीपल, द इंग्लिश का मतलब होता है पीपल, ठीक, और इंग्लिश क्या है, इसको हम लोग लैंग्वेज कह सकते, ठीक, लैंग्वेज, ठीक। तो द इंग्लिश क्या है, पीपल है, यानी कि व्यक्ति, जैसे हम लोग कोई अगर ब्रिटिशर्स आ जाए द इंग्लिश बोलेंगे उसको, और इंग्लिश क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरा टॉपिक ये है, तो इस पे बात करते हैं। तो आर्टिकल 348 के अनुसार क्या कहता है, आर्टिकल 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो किस भाषा में होंगी, अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगली, आर्टिकल 341 हमने कर लिया। अब एक चीज देखिएगा, आपको मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया, ठीक, राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति पढ़ाया, और मैंने बताया वहां पर आर्टिकल 71 की मैंने चर्चा की, और वहां पर एक चीज बताया कि मैंने क्या कहा कि जब भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होंगे, उनकी सुनवाई कहां पर की जाएगी। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इस प्रकार के जितने भी मामले होंगे उनकी सुनवाई आप कहां पे की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी। तो आप एक और नोट बनाकर लिख सकते हैं, आर्टिकल 71 के तहत, आर्टिकल 71 के तहत कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन संबंधी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के जितने भी कंट्रोवर्सी होंगी, जितने भी कंट्रोवर्सी होंगी अगर, तो वो उनकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। उनकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 71 को भी यहाँ पर आप लोग नोट डालकर लिख लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉल भी होती चली जाएंगी। जैसे आपने अभी 348 पढ़ लिया और मैंने वहाँ तक अभी आपको पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन जब मैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा तो आपको ये सब चीज़ें कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, ये दमदार पढ़ाने का तरीका है मेरे हिसाब से। अगर आप समझने की कोशिश करें और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए फिर तो मैं लाइव क्लास लूँगा, क्योंकि मैं बहुत तगड़े से वेट कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और उतनी ही जल्दी मैं क्या करूँगा, फिर लाइव क्लासेस लूँगा। फिर बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में। आप लोग के कमेंट आएंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अभी तो कैमरा चालू है, चे में चल रहा है, लेकिन हाँ, जिस दिन से लाइव ओपन हो गया ना, मैं फिर लाइव ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मूल क्षेत्राधिकार की। हम लोगों ने बात की आर्टिकल 131 की। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही समझने योग्य है, कई सारे ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं राज्यों के संबंध में, राज्य और राज्यों के संबंध में। देखिए, अंतरराज्यीय जब भी जल विवाद होगा, आपने देखा होगा कि कावेरी नदी पर एक जल विवाद चल रहा है, तमिलनाडु, केरल और कई 2-3 राज्य हैं, उस पर एक जल विवाद चल रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक आयोग का गठन किया जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं उन पर निर्णय कौन देगा, आयोग देगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन आयोग के मामलों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहां पर मैं अगर कर रहा हूं
कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामले ऐसे हैं जो मूल क्षेत्र अधिकार की बात कर रहा हूं, तो वो मामले भी तो मैं देख लूं, क्योंकि ये तो 3 पता चल गया। क्या इसके अलावा सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, या उन मामलों को हम किस प्रकार से देखें? तो जब भी देखिए केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में पैसे के लेन देन के संबंध में, भैया पैसे के लेन देन के संबंध में हम नहीं जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तुम अपना समझो, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक, इसके लिए अपना आयोग बनाओ, चाहे हाई कोर्ट जाओ, कुछ भी करो, लेकिन क्या होगा, कुछ खर्चों व पेंशन में क्या समझौते के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता, या डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी ऐसे जो है मामले की जिसमें क्या केंद्र को भरपाई करनी हो, केंद्र को भरपाई करनी हो, तो इस प्रकार के मामलों को भी केंद्र व राज्य के बीच कंट्रोवर्सी वाले मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या डायरेक्ट अपील नहीं की जा सकती। तो ये सब चीजें थी आपको जो जरूरी थी बतानी मेरे हिसाब से, तो मैंने वो आपको बताने का काम किया है। ठीक, तो ये हम लोगों ने मूल क्षेत्राधिकार की बात कर ली। मेरा डस्टर कहाँ गया? माफ कीजिएगा 1 मिनट। तो अब हम लोग बात करेंगे मूल क्षेत्राधिकार की, हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की, अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अब आप अपीलीय जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपको पता होगा कि जब भी आपके क्या एक तो मौलिक कर्तव्य होते हैं आपके, ठीक, और दूसरे क्या होते हैं, आप लोग मुझे बताएं। ठीक, तो हम लोग अब बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं अब अपीलीय क्षेत्राधिकार की। आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में हम लोग क्या, या सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट्स जारी कर सकता है। कितनी? 5 तरीके की रिट्स। मैंने आपको बताई थी वो सारी रिट्स के बारे में। लेकिन जब रिट्स जारी करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट एक 6वीं भी जो है रिट जारी कर सकता है, और उस रिट का नाम क्या था? इंजेक्शन। रिट का नाम क्या था? इंजेक्शन। और सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, और कौन कौन सी जारी कर सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि मैंने 5 रिट्स के बारे में आपको पिछले की वीडियो में बताया है, जब आप पीछे जाएंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम जब भी डायरेक्ट, या कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन पे आप डायरेक्ट जाकर क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या ऐसे कौन से मामले जिनके मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं, आर्टिकल 132 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा कि सपोज कि 2 पार्टी हैं, ठीक है, ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी ने बी पार्टी को मारा, या लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, या 302 कर दिया, मर्डर हो गया, तो अब क्या होगा? जो बी पार्टी है वो जाएगी कहां? हाई कोर्ट जाएगी। क्योंकि पहला, आप देखिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सोचेंगे कि चले जाएं हम अपील कर दें और सुप्रीम कोर्ट इनको फांसी सुना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए इसका एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप जाएंगे कहां पर जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से ही मामला कहां जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो अब यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात, तो हाई कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, उनको लेकर आप अपील कर सकते हैं। कहां पर अपील कर सकते हैं? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। निर्णयों के खिलाफ कहां पर अपील? हाई कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ आप कहां अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ आप कहां अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये एक चेन है, आपको इस चेन के थ्रू ही गुजरना होता है। कुछ मामले ही ऐसे हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हम उन्हीं सारे मामलों की आज लोग बात करेंगे। देखिए मामले कितने प्रकार के होते हैं? मामले मेनली हम लोग 100 प्रकार के मामले कह सकते हैं। 100 सवा 100 प्रकार के मामले हैं
जिनके अंतर्गत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते हैं हाई कोर्ट से गुजरने के बाद में। लेकिन इन मामलों को मेनली 4 तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहले होते हैं क्रिमिनल केसेस, दूसरे होते हैं आपके सिविल केसेस, तीसरे होते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक चेंजेस के आधार वाले जो मामले होते हैं, संविधान संशोधन के जो मामले होते हैं, और तीसरे होते हैं विशेष अनुमति के द्वारा जिन मामलों में अपील की जाती है वो मामले होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली बात तो ये आर्टिकल 32 और 33 इन और 32, 33, 34 बहुत ध्यान से सुनिएगा। 32, 33, 34 सारे आपको 132 से मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है आर्टिकल 132 के अनुसार मामले कितने प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार से। देखिए, बहुत चीजें समझने की कोशिश कीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं। मामलों को कितने प्रकार से, हम लोग 2 प्रकार से लेते हैं। ठीक, क्या होता है क्रिमिनल और दूसरे होते हैं सिविल। ठीक, बहुत ध्यान से। बाकी होते कितने हैं? 4। मैं चारों लिखाता हूं। ठीक, सिविल हो गए, संवैधानिक, ठीक, और चौथे कौन से होते हैं? विशेष अनुमति द्वारा अपील। विशेष अनुमति द्वारा अपील। ठीक, चलिए बात करते हैं क्रिमिनल केसेस के बारे में। क्रिमिनल केसेस, और ये हो गए आपके सिविल केसेस। ठीक, संवैधानिक केसेस, और ये आपकी विशेष अनुमति द्वारा अपील। इसको कह सकते हैं हम लोग स्पेशल लीव, SLP इसको बोल सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक, तो ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा क्रिमिनल केसेस के बारे में। जानते हैं हम लोग क्या करता है आर्टिकल 132 क्या कहता है कि मामले कितने 4 प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक, अब आर्टिकल वहां पर 32 के बाद में आर्टिकल 33 जो हमारा कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 33, यहां पर देखिए आप लोग आर्टिकल 133 ये कहता है कि दीवानी मामलों में, इनको क्या बोलते हैं? दीवानी मस्तानी। यहां से आप ध्यान रखिएगा, दीवानी मस्तानी। तो दीवानी मस्तानी मामलों में क्या करेगा आर्टिकल 133 के तहत में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में इन निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है। किसके? आर्टिकल 133 के तहत। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? कि दीवानी मामलों में। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो इस प्रकार से लिखेंगे। आर्टिकल 132 आपको पता है हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ इस बात का जिक्र करता है। आर्टिकल 132 कहता है कि हाई कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और कौन कौन से मामले बताएं? क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, संवैधानिक और विशेष अनुमति द्वारा भी अपील कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें तो आर्टिकल 133 क्या कहता है? आर्टिकल 133 क्या कहता है? आर्टिकल 133 कहता है कि दीवानी मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, या उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बात कहां पर दी गई है? आर्टिकल 133 में, सिविल मामलों में। ठीक, दूसरा आर्टिकल 134 क्या कहता है कि क्रिमिनल मामलों में, क्रिमिनल आपराधिक मामलों में सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ आप लोग कहां पर अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहां पर रखते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिए 133 के तहत दीवानी मामलों में। और क्रिमिनल मामलों के मामले में कहां पर कर दिए? सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 134 में, आर्टिकल 134 में। ठीक, ये बात आप दोनों चीजों को समझ में आ गई कि आपराधिक मामलों में 134 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 133 के तहत हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दीवानी मामलों में। ठीक, अब यहां पर ये 2 बातें हो गई। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपराधिक मामलों के लिए 2 सीमाएं गठित की गई। कितनी? 2 सीमाएं भी बताती हैं। ये तो नहीं हो सकता है ना कि हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस में आप 302 का मर्डर कर दिए किसी को, और फिर क्या होगा
कि आप जाए सुप्रीम कोर्ट में, आपको जो है हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें और सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को स्वीकार करके आपको फांसी से बरी कर दे, फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा भाई? वो तो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद तो सीधे हिमालय है। तो इसकी बात अगर हम करें आपराधिक केसेस की, तो इसकी दो शर्तें हैं, ठीक, दो शर्तें हैं। इसकी दो शर्तें हैं। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मामला सबसे पहले कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ने अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए क्या किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सत्र न्यायालय से मामले को हाई कोर्ट में मंगाया और अभियुक्त को क्या किया? फांसी दे दी। तो इस दशा में क्या होगा? मंगा ले और अभियुक्त को अगर फांसी दे दे तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। पहली बात ये शर्त हो गई। पहली शर्त क्या हो गई कि मामला कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसको मंगा ले और अभियुक्त को क्या दे दे? फांसी दे दे, फांसी दे दे। तो इस मामले में ये अभियुक्त क्या कर सकता है? ये जो अभियुक्त ए है ये क्या कर सकता है? अपील कर सकता है, ठीक, अपील कर सकता है, ठीक। ये पहला शर्त हो गया। दूसरी शर्त सुनना यहां पर, ठीक। अभी मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए आप और हम दो पार्टी हैं, ठीक, हम में आप में लड़ाई हो गई, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम में आप में कभी लड़ाई नहीं होने वाली, वीडियो में सुनिएगा समझाने के लिए। मैं और आप हूं, आप में और मुझ में लड़ाई हो गई, फिर कहाँ गए हम लोग? कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया? हमको बरी कर दिया, हमको बरी कर दिया। फिर आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और हाई कोर्ट जब जाएगा, यानी कि आप जब जाएंगे हाई कोर्ट में अपील करने, और हाई कोर्ट ने फिर क्या किया? हमको फांसी की सजा सुना दी, हमको फांसी की सजा सुना दी। अब ये तो भैया गड़बड़ हो गया, पहले तो हम बरी हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अब उसके बाद में क्या हुआ कि फिर हमको फांसी की सजा सुना दी। तो इस कंडीशन में ही मैं क्या कर सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता हूं? अपील कर सकता हूं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये बात बताइए कि आपके खिलाफ अन्याय हो गया, आप हाई कोर्ट के जज, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर देंगे और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस की बेंच पे चला जाएगा, आपका मामला सुन लिया जाएगा? लेकिन ये प्रोसेस नहीं होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रार्स हैं, बहुत सारे न्यायाधीश हैं, उनके थ्रू आपकी अपील जाती है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीश की बेंच तक फिल्टर होके जाती है कि अगर ये मामला सुनने लायक है तो वो जो है चीफ जस्टिस के बेंच पे जाएगा, अन्यथा की दृष्टि में वहीं पर वो मामला खारिज हो जाएगा और हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसी को मान्य करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये दो स्पेशल शर्तें हैं जिनके अंतर्गत क्या क्रिमिनल मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहां पर ये आर्टिकल 134 कर लिया। आर्टिकल 134 ए भी है, आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा, अगर आपने कभी जो है संविधान पढ़ा होगा ध्यान से, तो आर्टिकल 134 ए भी है, ठीक है, उसका क्लॉज ए है। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 ए ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने, या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए हाई कोर्ट से क्या एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और इस बात का जिक्र कहां पर किया गया है? आर्टिकल 134 ए में किया गया है। आर्टिकल 134 ए क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए क्या होना चाहिए? एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसके द्वारा? जो दिया गया हो, जो आपका हाई कोर्ट के द्वारा प्राप्त, जो हाई कोर्ट से आपको प्राप्त हो। आर्टिकल 134 ए देखिए आप लोग, आर्टिकल 134 ए देखिए, हाई कोर्ट क्या करता है? अपना डिसीजन देता है, डिसीजन देता है। अब जो भी डिसीजन हाई कोर्ट देता है उसका क्या करता है? एक कॉपी बनाता है, एक अभियुक्त को दे देता है, एक अपने पास रखता है, ठीक। या संबंधित व्यक्ति जो भी लेना चाहे उस कॉपी को ले सकता है। आप बहुत सारे मामले देखिए, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर क्या होता है, इस डिसीजन के साथ में वो एक क्या सर्टिफिकेट भी देता है, सर्टिफिकेट देता है। इस सर्टिफिकेट के साथ ही आप कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बात कहता है आपका आर्टिकल 134 कहता है। लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो ऐसा करता नहीं है कि प्रमाण पत्र ना दे, लेकिन हालांकि अगर कुछ ऐसे मामले हो जाएं जिनमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे, प्रमाण पत्र दे ही ना, प्रमाण पत्र दे ही ना, तब फिर क्या होगा, तब फिर क्या होगा, तब आपको यहां पर आर्टिकल 136 इस बात का उल्लेख करता है कि अगर हाईकोर्ट प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन डालकर भी अपील कर सकता है। कैसी स्पेशल, वही जो मैंने थर्ड वाली बात की थी, एसएलपी यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 136 में, आर्टिकल 136 क्या कहता है कि अगर ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है तो क्या कर सकता है व्यक्ति, एसएलपी डालकर, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव, गड़बड़ाइए जाएगा मरते, पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन डालकर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और इस बात की व्याख्या कौन करता है, आपका आर्टिकल 136 करता है। ठीक, विशेष याचिका हम लोग बोल सकते हैं इसको। विशेष याचिका आप लोगों ने सुना होगा, विशेष याचिका। स्पेशल मतलब क्या होता है, हम तो विशेष हैं भैया, हम बनाएंगे गाजीपुर को अमेरिका। विशेष याचिका, विशेष याचिका, गाजीपुर देखे होंगे 10 घंटे का वीडियो, नहीं देखेंगे 1 घंटे का। अरे देख लो भैया लोग, आप ही का भला होगा, गाजीपुर का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, गाजीपुर का एक सवाल आएगा अगर, तो हम वो बता देंगे डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे। तो ये चीज़ें मैं बता ही दूंगा किसी ना किसी दिन करंट में। अगर कहीं ना कहीं कोई गाजीपुर का मुद्दा फंस गया पॉलिटी में मेरे, लपेटूंगा जरूर मैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं विशेष याचिका आखिर होती क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, इस बात पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब हम लोगों ने आर्टिकल 136 पढ़ा। आर्टिकल 136 के तहत ही क्या होता है कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। पहली बात, जो ये एसएलपी है, ये कहाँ दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अथवा हाई कोर्ट द्वारा ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, लिखिएगा इसको। स्पेशल लीव पिटीशन कहाँ दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय जिनमें क्या होता है, प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, दिया गया हो, उन मामलों में एसएलपी दायर की जाती है। आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। हमने आपको अभी एक चीज बताई थी कि क्या, कि जब भी जल संबंधी कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्धारण कैसे होगा, ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, उसके लिए प्राधिकरण बनाए जाएंगे, उसके लिए आयोग बनाए जाएंगे। आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 262 इस बात का जिक्र करता है कि जब भी राज्यों के बीच में जल संबंधी कोई भी विवाद होगा तो उनका जो निस्तारण है वो कैसे किया जाएगा, ट्रिब्यूनल्स बनाकर किया जाएगा, प्राधिकरण बनाकर किया जाएगा। और ये बात आपकी कहाँ, आर्टिकल 262 में उल्लेखित की गई है। यहाँ पर नोट 2 एक आप लोग डाल लीजिएगा। आर्टिकल 239 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 239 आप लोगों ने 339 आप लोग 329 आप लोगों ने पढ़ा होगा। परिसीमन आयोग जानते हैं आप लोग। परिसीमन बात करें कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। ठीक, यहाँ अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो ये लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, तो आपका जो ये पार्टिकुलर एरिया है इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। ये ए इसमें आते हैं, बी इसमें आते हैं, सी इसमें आते हैं। भाई आपके मामा यहाँ रहते हैं, आपकी नाना वहाँ रहते हैं, चाचा वहाँ रहते हैं, तो सब लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाते हैं, जो इन सीमाओं का निर्धारण करता है, वो कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। तो परिसीमन आयोग का जो भी मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आर्टिकल 330
329 के तहत। ये बात आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, 339 के तहत। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 137 की। आर्टिकल 136 की बात कर ली, आर्टिकल 137 क्या करता है? देखिए, एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी कई बार अपने ही मामलों को पलट देता है, कई बार अपने ही मामलों को पलट देता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, हालांकि यहाँ पर मैं नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक मर्यादा है, ठीक है। संविधान की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, कहता है कि अगर आपने निर्णय दिया है तो आपको विचार भी करना चाहिए कि आपने सही निर्णय दिया है कि गलत निर्णय दिया है। भाई, हर आदमी को अपना एवोल्यूशन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना एवोल्यूशन करना चाहिए कि आपने निर्णय सही दिया है या नहीं दिया है। तो ठीक, आपने एक जो है बेरुवाड़ीवाद और केशवानंद भारती का मामला सुना होगा, 1973 का था, और 1960 का आपका कौन सा था? बेरुवाड़ीवाद था। बेरुवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है क्या है, वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर वही जब केशवानंद भारतीवाद आया, तो केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। दो बातें देखिए, आप दो मामले यहां पर याद रखिए। पहला कौन सा आपका? पहला आप बेरुवाड़ीवाद, बेरुवाड़ीवाद याद रखिए, ये कब का था आपका? 1960 का था। और इसमें क्या कहा गया कि जो आपका प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है। दूसरी बात क्या कही गई? केशवानंद भारती वाले वाद में देखिए आप, जब केशवानंद भारतीवाद ये कब का? आपका 1973 का था। इसमें क्या कहा गया? संविधान का भाग है, जो आपका प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है। तो आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा की, और उस समीक्षा के बाद में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पलट दिया। तो आर्टिकल जो 137 है आपका, आर्टिकल 137 है जो आपका, वो इसी बात का जिक्र करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की क्या करता है? समय समय पर समीक्षा करता है। अगर उनमें कोई परिवर्तन होने लायक है या कुछ अपडेट हुआ है तो क्या करेगा? उसको अपडेट करेगा, अपने मामलों को पलट भी सकता है। ये शक्ति किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो आर्टिकल 137 जो है आपका, इसी बात का जिक्र करता है। कहता है क्या? आर्टिकल 137 में यह उल्लेखित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ठीक, पहली बात हो गई ये आप लोग इसका एग्जाम्पल यहां से समझ सकते हैं, अगर आप लोग मेन सेंस में लिखेंगे, अगर ऐसा कुछ फंसता है तो। दूसरी बात, आपको एक टर्म बहुत अच्छा सा यहां पर समझ लेनी चाहिए, क्यूरेटिव अपील क्या होती है? क्यूरेटिव अपील होती है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या? उपचारात्मक अपील। ठीक, उपचारात्मक याचिका। ठीक, उपचारात्मक याचिका, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उपचारात्मक याचिका, उपचारात्मक याचिका। ठीक, मैंने अभी आपको एसएलपी बताया, क्या बताया? स्पेशल लीव पिटीशन जो बताया मैंने, कि क्या कर सकते हैं आप स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा, क्या कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि अभी मैंने आपसे चर्चा की कि जब आपकी एसएलपी भी खारिज हो जाए, जब आपकी एसएलपी भी खारिज कर दिया जाए, तब तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। भाई, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहां जाएंगे? हिमालय पे नहीं ना जाएंगे। तो एसएलपी के बाद भी देखिए, संविधान की खूबसूरती आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। 1999 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को शामिल किया। एक केस था 2002 का, ठीक, 2002 का एक केस था, किसका? रूपा हुरा और अशोक हुरा, रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा का केस था 2002 का। उसमें इस उपचारात्मक याचिका का पहली बार प्रयोग किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब सुप्रीम कोर्ट जब क्या करेगा? एसएलपी खारिज कर देगा, तो उसके एवज में आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या उसके जाने के बाद भी आप न्याय पाने के लिए इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और वो केस याद रखिएगा आप लोग, वो केस याद रखिएगा, रूपा हुरा वर्सेस ये पति पत्नी थे। इनके केस में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को अपना एक नया टर्म देना पड़ गया। ये समझिए उपचारात्मक याचिका का, रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002
2002 का केस था ये। ठीक, इस अवधारणा को दिया था 2002 में। अब आपको पता है, देखिए दो चीज हैं यहां पर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दो चीज हैं, एक तो होता है जुडिशियल रिव्यू होता है आपका, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक, और दूसरा क्या होता है, एक समीक्षा करना अलग चीज हो जाती है, पुनरावलोकन करना अलग चीज हो जाती है। तो ठीक, हम लोग बात करेंगे अब जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है, कोई भी ऐसी विधि या कानून या लॉ हम कहें अगर उसको, कोई भी इस प्रकार की विधि जो कानून का उल्लंघन या ये जो संविधान का उल्लंघन करती है, उसको क्या किया जा सकता है, उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और उस विधि को क्या किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। मैंने इसी में जब 124 की चर्चा कर रहा था तब मैंने जब बताया था सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाने के संबंध में या कॉलेजियम को हटाने के संबंध में किस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार जो है 2014 में एक बिल लेकर आती है और बोलती है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर क्या किया जाए कि एक एनजैक की स्थापना की जाए। ठीक है, एनजैक क्या था आपका, नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट काउंसिल था। ठीक, तो उसको करने के लिए फिर क्या हुआ, संविधान में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उस अमेंडमेंट को जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उस मामले को चुनौती दी, और उस मामले में चुनौती में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको खारिज कर दिया, शून्य कर दिया। ऐसा होता कब है, किसी भी विधि को या किसी भी विधेयक को कब खारिज करता है सुप्रीम कोर्ट, तो इसकी एक ही चीज होती है, जो आधार होता है कि संविधान की आधारभूत संरचना को प्रभावित ना कर रहा हो। ऐसी विधियों को जो संविधान की आधारभूत संरचनाओं को जो प्रभावित कर रही हैं, उनको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। ऐसी विधियों को, ऐसे विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य कर सकता है। इस संदर्भ में भी दो सीमाएं हैं, इस संदर्भ में भी दो सीमाएं हैं। भाई कौन कौन सी विधियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अगर मनमानी करने पे उतारू हो जाए तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खारिज कर सकता है। अगर सरकार से मान लीजिए चीफ जस्टिस नाराज हो जाए तो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं, ऐसे कानून हैं जिनको बता दें कि भाई ऐसा है तो हम कर दे रहे हैं ऐसा। तो इसके लिए भी दो सीमाएं कुछ गठित की गई हैं। कुछ विषय देखिए आपके किसमें 9वीं अनुसूची में होते हैं, तो आपको एक ध्यान रखना होगा 24 अप्रैल 1973 से पहले कि वह कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला पॉइंट, कौन कौन से मामले, यहां पर आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के पहले के वह मामले जो 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ऐसे संविधान संशोधन जो संविधान की आधारभूत संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसे मामलों को भी क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये बातें आप दो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 138 की। हम लोगों ने पढ़ा क्षेत्राधिकार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को आपने जान लिया। तो आप एक बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट कुएं के मेढक जैसा है कि जितना क्षेत्राधिकार बताया गया उतने में ही कार्य करेगी? क्या उससे बाहर कार्य करने के लिए संसद कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया जाए? बिल्कुल, संविधान में यही खूबसूरती है। आप देखिए आर्टिकल 138 इसी बात का जिक्र करता है, कहता है संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 138 जब देखेंगे तो क्या कहेगा, न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक, संसद कर सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 138 की बात कर ली। आर्टिकल 139 देखते हैं हम लोग क्या है। आर्टिकल 139 की जो हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल 139 क्या कहता है,
देखिए, आपके जब भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको कई बार बताई। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ जो है मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ मामले हैं जिनके एवज में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है? इसके संबंध में जो बंद दिए गए हैं आपके, किस में दिए गए हैं, 139 में दिए गए हैं। किसमें, 139 में दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है 139 में कि ना सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करेगा, बल्कि अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा आर्टिकल 139 के तहत। ठीक, आर्टिकल 139 हम लोगों ने पढ़ लिया। एक क्लॉज है आर्टिकल 139 का ए, आर्टिकल 139 का ए। तो आर्टिकल 139 का ए क्या कहता है कि जब भी आपने एक पद्मावती मूवी आई थी, आपने उसको देखा होगा, पद्मावती मूवी, पद्मावत नाम है अब उसका। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पद्मावत को लेकर कई सारे देश के कई सारे उच्च न्यायालयों में केस हो गया था। आप चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, कई सारे ऐसे राज्य थे जहां जहां पर इस मूवी के नाम को लेकर या इसके कैरेक्टर्स को लेकर कई सारे मामलों में केस चला गए थे। तो आर्टिकल 139 ए क्या कहता है कि एक ही प्रकार के मामले जो विभिन्न न्यायालयों में है। अब भाई एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, और फिर क्या करे मद्रास हाई कोर्ट, एक ही मामले पर दो अलग अलग डिसीजन दे दें, दो अलग अलग डिसीजन दे दें, फिर ऐसे मामले में क्या होगा भाई? आपका तो विश्वास हट जाएगा ना न्याय व्यवस्था से कि भाई एक ही कानून व्यवस्था और एक ही प्रकार के मामले में दो सुप्रीम कोर्टों ने अलग अलग क्या किया, न्याय दे दिया। तो इस प्रकार का जब भी मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को अपने पास बुला सकता है और उन पर अपना निर्णय दे सकता है। इस बात का जिक्र कहां पर किया गया है? आपका 139 ए में किया गया है, आर्टिकल 139 ए में किया गया है। और क्या कर सकता है? दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि एक ही प्रकार के मामलों को अपने पास बुला सकता है हाई कोर्ट से। दूसरी बात, एक हाई कोर्ट के पास में अगर आपका कोई मामला है जो किसी एक हाई कोर्ट के पास में है, या किसी भी विषय से संबंधित कोई मामला जो हाई कोर्ट के पास में है, उस मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। यह पावर किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ये बात किसमें? आपके आर्टिकल 139 में ही दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, ये इतना बड़ा निर्णय आ गया। आपको पता होगा आज तक का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना, अभी जो मैंने आपको मामला बताया केशवानंद भारती वाद वाला, उसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, जो भारत के न्यायिक इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रही है। अब तक के सबसे बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रही है। और उस जो बेंच के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? SM सीकरी। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। आजकल सवाल बनने का कोई तरीका नहीं रह गया। आप जरा भी सोच भी नहीं सकते। आप अगर सपने में आएगा ये सवाल आएगा तो कहीं तो आप ही सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए, SM सीकरी जो थे, ये केशवानंद भारती वाले वाद के जो आज तक के भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच रही है, उस बेंच के अध्यक्ष थे। ये वो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे उस टाइम के। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर ये जो है पीठ गठित क्यों करता है? देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला आएगा तो जरूर ही सारा का खेल जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नहीं होगा, उसमें कई सारे जजों की सहमति होगी। अब इसके लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक बेंच निर्धारित करेगा और बेंच क्या होगा? बहुमत से अपना फैसला देगी। आप देखिए, कभी भी कोई भी फैसला आता है, आप देखे होंगे 4-1 से फैसला आएगा, ठीक है, 6-1 से फैसला आएगा, और क्या होगा 8-1 से फैसला आएगा। तो हमेशा क्या होता है? ऑड नंबर में चलता है। क्यों? क्योंकि बहुमत में फैसले आने होते हैं, बहुमत में फैसले आने होते हैं। तो उसमें क्या होगा फिर? आप देखिए कि कोई भी मामला जिसमें बहुमत से फैसले आते हैं, वो कौन लेते हैं निर्णय? उस पर कौन लेती है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेती है। आप कहेंगे, कभी भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह निर्णय लिया, ऐसा लिखा हुआ पाएंगे आप कई सारे अखबारों में। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह निर्णय लिया कि राम मंदिर का निर्माण कहां? अयोध्या में होगा। ठीक, इस प्रकार का मामला आपने बहुत सुना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है?
ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अगर हम जिक्र करें तो ये कहां पर दी गई है, आपके आर्टिकल 145 में दी गई है। कहां पर, आर्टिकल 145 में, आर्टिकल 145 में। तो आर्टिकल 145 क्या कहता है, आर्टिकल 145 के तहत क्या कहता है, संविधान की व्याख्या के संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक संविधान पीठ का गठन करेगा जिसमें कम से कम, ध्यान रखिएगा, एक एक करके पॉइंट लिखा रहा हूं, संविधान की व्याख्या के मामलों में का गठन होगा, ठीक। इसमें कम से कम, कम से कम, ध्यान रखिए, कम से कम जजेस की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, 5 न्यायाधीश होंगे, 5 न्यायाधीश होंगे। दूसरी बात क्या कहता है, 145 के अनुसार ही क्या कहता है कि पीठ जब भी कोई निर्णय लेगी, निर्णय जब भी होगा वो कैसे होगा, बहुमत से। निर्णय कैसे होगा, बहुमत से होगा, बहुमत से होगा, ठीक। तीसरी बात हो गई ये इन जनरल, ठीक, एक शब्द आएगा यहां पर, सामान्यतया, सामान्यतया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस बेंच के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होंगे। अब आपसे अगर सवाल एग्जाम में इस प्रकार से पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह अनिवार्य रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है उसके अध्यक्ष होंगे, तब आप क्या कर देंगे, यस मार देंगे, बोलेंगे हाँ ऐसा ही तो है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन जनरल, सामान्यतया, माफ कीजिएगा, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट का ही जज होता है। ये बात अब जो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वही जो है वो क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ये बात आपकी कहां, आर्टिकल 145 में दी गई है। और इस संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है, इस संवैधानिक पीठ का गठन कौन, चीफ जस्टिस इंडिया ही करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई ही करता है इसका गठन, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं 145 में ही, देखिए दूसरी बात क्या कहती है, 145 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हो गई। 145 का दूसरा क्लॉज हम जब देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम जब देखेंगे तो कहता है 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने नियम, अपने विनिमय तथा अपनी प्रक्रिया का निर्धारण खुद करता है। क्या कहता है, अपने नियम, अपने विनिमय, अपने विनिमय और प्रक्रिया का निर्धारण खुद करता है, का निर्धारण खुद करता है। रूल, रेगुलेशंस एंड प्रोसेस का जो निर्धारण है वो सुप्रीम कोर्ट खुद करता है, ये बात ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनका दायित्व किस पर होता है, मुख्य न्यायाधीश पर होगा। इस बात का भी जिक्र कहां पर किया गया, आपका आर्टिकल 145 में ही किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ही क्या करेगा, रोस्टर का आवंटन करेगा। रोस्टर का मतलब आप यहां पर समझिएगा, रोस्टर का मतलब आप समझिएगा, रोस्टर, अब जो पहले से सरकारी सेवाओं में है वो लोग रोस्टर का मतलब आज के समय में, लॉकडाउन के समय में बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि रोस्टर में ड्यूटी लग रही है भाई, रोस्टर में ड्यूटी लग रही है। रोस्टर का मतलब ये होता है, सुप्रीम कोर्ट के मायने में अगर हम देखें, कि मुख्य न्यायाधीश के पास यह शक्ति होगी कि जो अन्य न्यायाधीश हैं, किस न्यायाधीश को कौन सा मामला दिया जाना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ये होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के, जो मुख्य न्यायाधीश के हाथ में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। क्या, मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है किसको, सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया को। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लिए 145 की, बात करते हैं 146 में आखिर क्या दिया गया है। हमने आपको बताया था आर्टिकल 147 तक है, तो आर्टिकल 146 क्या कहता है, एक मिनट जरा सब्र काटना। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि क्या होता है कि स्टेट में जितने भी प्रशासनिक कार्यकारी जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति किससे होती है, लोक सेवा आयोग से होती है या राज्य लोक सेवा आयोग से होती है। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकारिणी है या जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। इस प्रकार का तो कोई आयोग नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों को या जो अधिकारियों को नियुक्त करती हो। ऐसा तो कोई एग्जाम भी नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी नियुक्त कर रही हो जो सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ही सारा काम कराता है। ये बात कहाँ पर आपकी आर्टिकल 146 में दी गई है। किसमें, आर्टिकल 146 ही इस बात का जिक्र करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा क्या सेवा शर्तों का निर्धारण खुद करता है। ये बात आपकी आर्टिकल 146 में दी गई है। और क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अन्य न्यायाधीश इन सारी प्रक्रियाओं को करवाता है। ये आपका आर्टिकल 146 में कहा जाता है। ठीक अब भाई हम लोगों ने सारे चीज़ें इसमें पढ़ ली है। अब बचा क्या, मैंने आपको जो है इनको किस प्रकार से हटाया जाता है इस बात की चर्चा की थी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में थोड़ी सी और सी चीज़ें मैंने जो है और से थोड़े डायमेंशंस खोजने की कोशिश की है, तो वो मुझे मिल गए हैं। तो मैं ज़रूर ही चाहूँगा कि आप लोग के साथ में उन डायमेंशंस को साझा कर लिया जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं यहीं से विदा लेना चाहूँगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसमें एक थोड़ा सा चर्चा आप लोगों से करनी बाकी थी, वो मैं जरूर ही करूंगा अगली वीडियो में। और उसी वीडियो में ही मैं आपका हाई कोर्ट भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैंने दोनों साथ में इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि कुछ शक्तियों का बंटवारा करने में, कुछ शक्तियों में आपस में कंट्रास्ट जहां पे पैदा होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ने में आपको बहुत से आसानी हो जाएंगी अगर मैं दोनों टॉपिक को साथ में लेके चलूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।